Namaskar and good evening viewers. You are watching House Highlights on Sunset TV. I am your host Rajiv Kumar Singh. Prime Minister Narendra Modi lauded the successful completion of Mahakumbh on Tuesday in the Lok Sabha. The proceedings of the lower house, however, was adjourned much earlier on the day than what was expected. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of parliament on Tuesday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks devotees and countrymen for the successful conduct of Mahakumbh at Prayagraj. Says in Lok Sabha, Mahakumbh pivotal moment of national awakening. It gave a befitting reply to those who had doubts and apprehensions about India's capabilities, stresses the Prime Minister. Lok Sabha passes demands for grants under the Ministry of Railways for 2025-26. Over 5 lakh jobs created by the Indian Railways in the last 10 years, says Minister Ashwini Vaishnav. Government focused on bringing down rail accidents in the country, adds the Railways Minister. And Rajya Sabha concludes the discussion on appropriation bills related to Manipur. Government committed to bringing normalcy in Manipur, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Discussion on the working of the Ministry of Health and Family Welfare commences in the upper house. News now from the Lok Sabha. Prime Minister Narendra Modi addressed the Lok Sabha on the successful organization of Mahakumbh at Prayagraj on Tuesday. The Prime Minister said he bows to crores of people who contributed to the successful organization of Mahakumbh. He said that the entire world witnessed grandeur of India during Mahakumbh. Let us listen to some excerpts from the Prime Minister's speech in the Lok Sabha on Tuesday. मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में
मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है, तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं, तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। The Lok Sabha on Tuesday passed the demands for grants under the control of the Ministry of Railways for 2025-26. The House sat till well past 11 p.m. on Monday to discuss the demands of the Railways Ministry. Further discussion on Tuesday took place under constant opposition sloganeering. Even the Railways Minister
Ashwini Vaishnav's reply to the discussion was disrupted. Let us, however, listen to the points made by the Railways Minister during his reply. मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के प्रति उनका इतना इमोशनल कनेक्ट है। उन्होंने रेलवे पर विशेष ध्यान देकर रेलवे के लिए एक हिस्टोरिक बजट पेश किया। 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए एक जीबीएस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम को समझ के रेलवे के बजट में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मदद की और 2,52,200 करोड़ रुपए का जो जीबीएस दिया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। टोटल एक्सपेंडिचर 2,75,000 करोड़ का है और इनकम रेवेन्यू करीब 2,78,000 करोड़ का है। तो करीब 2-3 साल कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्दी पोजीशन की तरफ रेलवे अब बढ़ रहा है। परसेंट ही रेवेन्यू लेती है। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है। आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस साल 1.6 बिलियन टन कार्गो रेलवे कैरी करेगा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। और अब सिर्फ चाइना और यूएस और भारत ये टॉप 3 हो गए हैं, जो जहां आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है। और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैसेंजर कोच जा रहे हैं और जल्दी ही मरहोरा में, सारण जिले में, बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव जाएंगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए। Earlier proceedings in the Lok Sabha began with the question hour. On Tuesdays, questions related to the Ministries of Agriculture and Farmers Welfare, Commerce and Industry, Cooperation, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Heavy Industries, Home Affairs, Panchayati Raj, Rural Development, Social Justice and Empowerment, Steel and Textiles are scheduled. Replying to a query on financial assistance to farmers, the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan mentioned about a number of steps taken by the government. किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19,59,00,000 किसान आवेदनों को 1,72,318
1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। Soon after passing of the demands for grants for railways, a discussion began on demands for grants under the control of the Ministry of Jal Shakti for 2025-26. However, as the House was not in order due to the constant disruptions caused by the opposition, it was adjourned for the day. News now from the Rajya Sabha. During 0 hour in the Rajya Sabha on Tuesday, members from various parties raised issues of public interest and urged the government to take action. Issues like increasing problems of unsolicited spam of audio-video calls on social media platforms, development of spiritual tourism in the state of Uttar Pradesh, demand to increase the effectiveness of one-step centers in Madhya Pradesh, demands to strengthen the sports infrastructure in Uttarakhand and make it a hub for international sports events, along with the demand to ban plaster of Paris idols by Centre Pollution Control Board were raised. In Rajya Sabha on Tuesday, Finance Minister Nirmala Sitharaman underscored Modi government's commitment to restore normalcy in strife-torn Manipur. She said that Manipur's budget seeks to address the concerns of an economy that was hit by clashes. Finance Minister said in the Rajya Sabha that Manipur is a sensitive issue and all parties should work collectively to bring about lasting peace in the state. Manipur is currently under President's rule. Both of the centre and state collective efforts are being put so that there will be improvement in the law and order. Except for some sporadic incidents in the fringe areas and the unfortunate incident of 8th March 2025 in Kangpokpi, there has been a decreasing trend in cases of death, injuries, arson, firing incidents and protests. Currently, there are 286 companies of CAPF and 137 columns of Army and Assam Rifles. Both are deployed along with the state police to maintain law and order in the state. Recovery of arms and ammunition looted are being recovered and it is underway. Public notice by the Honorable Governor on 20th February 2025, the recovery has also seen an increase. Steps are also being taken to ensure free movement along the national highways. Convoy movement carrying essential commodities are continuing to ensure availability of essential commodities in the state. Helicopter service has resumed so that most district headquarters are connected for ease of travel for the public. Various measures have been taken up for the persons displaced in the violence, which is very important, sir. About 60,000 persons are currently residing in relief camps.
about 7,000 persons have returned to their homes. About 400 crores of rupees have been provided under the MHA special package for relief camp operations and support to those affected in this lawlessness, riot and everything else. More support will also be provided. Under PM Awas Yojana Gramin, 7,000 houses have been approved recently to provide for housing to those who are displaced. Various other support have also been given to those relief camps, such as healthcare, including mental health support, skill and livelihood training, and also education. Engagement with the civil society is underway from the level of the governor down to the level of the district administration. There is a clear step towards bringing peace in the state. Pending issues of the public are also being resolved quickly on a top priority mode. So centrally sponsored schemes, priority is being given to clear up all the dues and nothing is kept pending at all. Major and critical projects are monitored and reviewed regularly for timely completion, including tying up of required funds for national highway projects, railway projects, civil secretariat, Chura Chandpur Medical College, Manipur water supply project, triple IT at Mayang Kang, and government residential accommodation is also being provided. Of course, this is provided for works already taken up, and in addition to that, we are providing the 7,000 PMAY Gramin, which has been approved already. Relief operations for that, 100 crores has been given. That is specifically shown also under the new demand for 25-26. And for internally displaced persons, requirements in the relief camp are itemized and being serviced. Chairman Jagdeep Dhankar congratulated music maestro Ilayaraja on his achievements and welcomed him as a nominated member of the Rajya Sabha. The chairman also expressed his gratitude for Ilayaraja's presence in the parliament. Honored, and so would the members of this August House with the felicitation I am indicating from the chair. Honorable members, it is a privilege to honor Sri Ilayaraja ji, the legendary composer whose music has shaped Indian cinema for over 5 decades, revered as Isai Gyani. The musical genius, his extraordinary mastery of blending classical traditions with contemporary sounds has given rise to timeless melodies that transcend generations and borders. His compositions are much beyond songs. These are deeply felt emotions that have touched millions. He has composed over 8,600 songs. Besides being the only composer in the world to have composed music for about 1,523 feature films, and in over 9 languages. Sri Ilayaraja's unparalleled contributions to music have been accoladed and recognized with numerous honors, including 5 National Film Awards, 3 for the Best Music Direction,
and 2 for Best Background Score. A gold medalist in classical guitar. From Trinity College of Music, London, he has elevated Indian music to global recognition. In 2010, he was conferred the Padma Bhushan and followed by Padma Vibhushan in 2018. And in 2022, he was awarded an honorary doctorate by the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in recognition of his remarkable legacy. Honorable members, I join you in proudly announcing that Shri Ilaiyaraaja ji is the first Indian to compose, record and perform live a full English classical symphony music titled Valiant this month in London with the Royal Philharmonic Orchestra on March 8, 2025. This symphony was composed by him in 34 days, which is a very unique achievement. And the whole nation and people beyond are proud of this. The achievement is yet another testament to his enduring brilliance and global appeal. Beyond his musical achievements, Shri Ilaiyaraaja ji's presence in this august house since July 2022 as a nominated member enriches our collective discourse. On behalf of this house, I extend my heartfelt felicitations to him. May his legacy continue to inspire, motivate, and may his melodies captivate the world for generations to come. During discussion in the Rajya Sabha on the functioning of the Ministry of Health and Family Welfare, both the government and opposition parties participated actively. The Treasury benches emphasized the decline in child mortality rates and the increase in life expectancy under the Modi government. Meanwhile, the opposition highlighted the shortage of doctors and nurses in the medical field. इस बजट में हेल्थ के लिए बहुत सारे सुविधा दिया है। जैसा मैं बताना चाहता हूं, ग्रीग वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत की योजना है। जीवन रक्षक दवा जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बॉर्डर कस्टम्स ड्यूटी कम किया है। उसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर के लिए 4,200 करोड़ का राशि रखा है। वैसा ही जैसा पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम के माध्यम से 2,445 करोड़ रखा है, जिसके माध्यम से हम फार्मा मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आयुष वीजा यानी कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए अगर वीजा करना है तो उसके में भी सुविधा इसका संविधान रखा है। मोदी जी ने जब धुरा संभाली और लगातार बजट बढ़ता गया और इस साल का जो 25-26 वर्ष का जो बजट है वो बजट है 99,859.56 करोड़ माननीय अध्यक्ष के। उसका मतलब यही हुआ, ये सतत बढ़ता बजट हम सब देख रहे हैं। उतना ही नहीं, ये बजट के जरिए ये आरोग्य का कवच प्रत्येक देशवासियों को भी मिल रहा है।
That is all we have in House Highlights for the day. Keep watching Sunset TV. Goodbye and good night.